चलो हम ट्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हमने कल कलर कॉम्प्लेक्सेस का रीजन वगैरह देखा था, है ना। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो है कितने हो गए थे, 7वीं प्रॉपर्टी, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। शाबाश, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? कौन एनर्जी का आयोनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी required to knock an electron out from isolated gaseous state. Most loosely bound electron को बाहर निकालने के लिए in gaseous state, gaseous ground state rather, वहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको एनर्जी जो लगेगी that is ionization energy. Now when you talk about d block elements, आपको पता है d block elements बीच में आते हैं, या पर p block या पर s block, है ना। Therefore, और अब ये भी पता है कि s ब्लॉक तो मेटल्स है, इनको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है बाहर। p ब्लॉक को शाबाश बहुत ज्यादा देनी पड़ती है और ये मानते ही नहीं है, ठीक। इफेक्टिवली ds क्या है, दरमियानी। हाँ, हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी d की जो है वो s से तो ज्यादा है, लेकिन p से क्या होगी, कम। ऐसे कितना, क्योंकि इनकी बहुत कम है, ठीक। उल्टा हो गया, अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी। s से क्या है, S से है ज्यादा, हाँ S से है ज्यादा और P से है, अच्छा इनके ताल्लुक पर, ठीक। शिकागो में ठीक तो होगा ना, क्यों, क्योंकि while going from left to the right of the periodic table what happens, शाबाश, ionization energies increase, ठीक है, increase, therefore P की सबसे ज्यादा ionization energy है and therefore D जो है इसकी ionization energy in between the two, ठीक। लेकिन when we talk about the 3D series within a series, the increase is not much. अच्छी वजह, हमने जब 3D सीरीज की बात की, कौन सा स्कैंडियम था, टाइटेनियम था, वेनाडियम था, क्रोमियम था, फिर मैंगनीज से लेकर कॉपर था और फिर फाइनली जिंक था, है ना। हमने जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात की थी, यहां पर हमने कहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस वाले रेंज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो था दैट वाज इक्वलिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट, और फिर फाइनली पेयरिंग हो रही थी और रिपल्शन बढ़ रही थी, यही था ना। तो यहां पर भी आयोनाइजेशन एनर्जी का कुछ कांसेप्ट ऐसा ही है। आयोनाइजेशन एनर्जी छन तीजा ज्यादती इंक्रीज गसान अक्रॉस द सीरीज की, तछु वजह ड्यू टू दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज व्हिच गेट्स समटाइम्स वेरी इक्वल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, साइजेस ना कंपैरेबल, देयरफॉर इंक्रीज इज नॉट मच, क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, 3D के बाद आएगा 4D सीरीज, 4D के बाद आएगा 5D सीरीज, डाउन द ग्रुप जनरल कांसेप्ट क्या था आयोनाइजेशन एनर्जी का, ये डिक्रीज होती थी। फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक में नीचे अल्कली मेटल है सीशियम, तब पाई न्यूक्लियस का तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन बाहर से चला भी जाता है, सीशियम को पता ही नहीं लगता, क्यों, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत कम है, ठीक है। तो इन जनरल व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीज, ठीक। लेकिन अगर हम देखेंगे 3D सीरीज और फिर देखेंगे 4D सीरीज और फिर देखेंगे 5D सीरीज में, ताकि क्वेश्चन ठीक है, सुन, व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी शुड, मगर हम देख रहे हैं 5D सीरीज जो है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज इज मोर देन दैट ऑफ 3D एंड 4D। कोई मुझे रीजन बता सकता है? हाँ, वही कि प्रोटॉनिक नंबर बीच में इतना इंक्रीज हो गया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में साइज वहां बहुत श्रिंक हो गया था, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, 5D में हमने 4f इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे, याद है 4f14 लिखा, ये 4f इलेक्ट्रॉन जो है इनको शील्डिंग करनी थी ना, और शील्डिंग जब होती है तो बाहर वाले का पता नहीं रहता, लेकिन हमने देखा 5D सीरीज में जो 4f इलेक्ट्रॉन्स दे आर शोइंग इनइफेक्टिव शील्डिंग, इनजन शील्ड ते हकम बराबर करे, एक तो इनइफेक्टिव शील्डिंग एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। These two reasons are responsible for this thing, that the ionization energies of 5D is more than that of 3D and 4D. समझ गए कि नहीं? क्या ठीक है? ब्याकत मैं म्हणतो ती आकत आयनाइजेशन एनर्जी किसी आयनाइजेशन एनर्जी देने के लिए शाबाश, हम एनर्जी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई मेटल किसी पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट में आ जाएगा। अच्छा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अब व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट? शाबाश, क्वेश्चन समझ आया? व्यूज वनान
किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम एनर्जी देते हैं तब जाकर वो शाबाश किसी पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट में आएगा। अच्छा बुझ दपान अगर ये एनर्जी में दिस मगर यमुक वैल्यू कम, व्हाट अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट? शाबाश, स्टेबल होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? मुझे से क्या लगी एनर्जी खर्च क्या करो गो ना अमुक मतलब एलिमेंट चाहता था मैं उस ऑक्सीजन स्टेट में आऊं, इसीलिए तो कम खर्चा हो गया। या कांदी हटमट इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप एनर्जी सप्लाई कहते हो, उसको करते हो, उसको आप कहते हो आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर आयनाइजेशन एनर्जी देने का वैल्यू जो है वो कम है, देयरफॉर रिमेंबर वो ऑक्सीजन स्टेट, वो मेटल जो है उस ऑक्सीजन स्टेट में आना चाहता था, इसका मतलब वो पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी। कहने का मतलब ये है अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ना तो मेटल उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी? कम होगी। आपने आयनाइजेशन दी ना ज्यादा, ये एनर्जी ज्यादा दे मज माना नहीं गिर मतलब यह बनान स्टेबल। अगर मैं यह आयनाइजेशन एनर्जी आपने कम दी यानी कि बनना चाहता था, therefore that particular oxygen state will be more stable। समझ गए कि नहीं? थोड़ा समझ आ गया? So there is an inverse relationship between the value of the ionization energies and the stability of that particular oxygen state। Clear? ठीक है? लाइन कट लिखना ionization energy is in between that of S and P। It is in between that of S and P। ठीक है, अगला पॉइंट the increase in ionization energies is not much, and again it is not regular as well। The increase is in ionization energy is not regular because shabash of the effective nuclear charge, because of the effective nuclear charge, and the increase is not much due to the reason that शाबाश ये effective nuclear charge screening effect के बराबर हो जाता है। ना ज्यादा increase दिखा सान, ना regular increase का सान। छठी reason is this effective nuclear charge and screening। ठीक, इसके बाद अगला while going down the group, the ionization energy should decrease, however shabash ionization energy of 5D is more than that of 3D and 4D। आज क्या वजह लिखो? this is due to the reason of increase in effective nuclear charge and poor shielding of by 4f electrons। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट एक तो इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड पोर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? अगला पॉइंट शाबाश, क्या मैंने कहा? आयनाइजेशन एनर्जी गिव्स द आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है ना? शाबाश। And stability and ionization energy are inversely related। अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। ठीक है, अच्छा ये कैसे आता हूं? स्टेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय हीट ऑफ सब्लिमेशन। वन मोर थिंग, लैटिस एनर्जी। या ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी तो है ही, एक और चीज सॉल्वेशन एनर्जी। ये सब जो है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पढ़े हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पढ़ो, समझो तो ना?
ये रीजंस भी है जिस पे आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट है स्टेबल कि ना स्टेबल. फॉर एग्जांपल अभी आपने कहा आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करने के वक्त ही तो जब वो नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड ग्राउंड गैसोस स्टेट लेकिन पहले मेटल को गैसोस स्टेट में तो लाना है ना, तो तत्काल क्या चाहिए सब्लिमेशन. ऐसा मुझे अब अगर सब्लिमेशन बहुत ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ना फिर, क्योंकि वो पहले आना ही नहीं चाहता गैसोस स्टेट में. ऑब्वियस ही बात है, यहां से भी आपको ये समझ आएगा. इधर पर लैटिस एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करना है तब जाकर आयनाइज हो जाएगा. अगर जब बॉन्ड ब्रेक करने को तो लोग ज्यादा तेरे योर ओवरऑल स्टेबिलिटी विल बी लेस. ठीक है. इधर पर अगर आयनाइजेशन एनर्जी का तो बोले हाइड्रेशन और सॉल्वेशन एनर्जी, किसी पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी इनसाइड वाटर या एक्वस सॉल्यूशन कितनी. फॉर एग्जांपल Li पॉजिटिव वारिया ज्यादा स्टेबल आवास में क्या, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है. एनर्जी रिलीज गसान, जितनी ज्यादा रिलीज हो जाएगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. पचुक वुचान लीथियम के इर्द गिर्द OH नेगेटिव्स के आयन आ जाते हैं. ठीक है. पचुक हाइड्रेशन रेडिया, जिसका जितना ज्यादा हाइड्रेशन रेडिया होता है उतनी ज्यादा वो ऑक्सीजन स्टेट पानी में स्टेबल है. समझ गए. एम्पल क्या छू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. फॉर एग्जांपल क्या पर नजर कॉपर छो वुचमुत. इसके बाद दो तरीके हैं, या तो ये कॉपर पॉजिटिव बनता है या ये कॉपर 2 पॉजिटिव बन सकता है. वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट हमें पता है 3D सीरीज जनरली वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है. वहां अंत में आकर अगर मुझे कोई पूछे कि भाई इनमें से स्टेबल कौन है, बहुत सारे तरीके हैं देखने के. ठीक. एक और तरीका जो है दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है इथे जो याद हम देखते हैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स का वैल्यू क्या पूछा. फॉर एग्जांपल कॉपर पॉजिटिव का जब रिडक्शन पोटेंशियल देखा दैट इज 0.52 वोल्ट्स. ठीक. और कॉपर 2 पॉजिटिव का जब देखा इट इज 0.34 वोल्ट्स. ठीक है. मैं बोलता हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स कैन एनी दीज आर ई रिडक्शन स्टैंडर्ड. ठीक है. कोई मुझे बता सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिडक्शन पोटेंशियल्स स्टेबल कौन है और कम स्टेबल कौन है. ठीक है मैंने याद रखता हूं, ये मेन का थे जो याद. जिस स्पीशी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिस स्पीशी का वो स्पीशी चाहती है कि मैं रिड्यूस हो जाऊं. ठीक. वो मानते में इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, दोनों रिड्यूस होना चाहते हैं, मगर ज्यादा कौन चाहता है Cu पॉजिटिव. Therefore this is stable. यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बुनियाद पर भी आप स्टेबिलिटी देख सकते हो. हाँ. कंपेयर द रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ज्यादा होगा उसका कम स्टेबल, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम उतना ज्यादा स्टेबल. समझ गए कि नहीं. सो ओवरऑल ऑक्सीजन स्टेट इज अगेन रिलेटेड विद द आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है. चलिए अगला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगेन सेम थिंग. अगर किसी पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी आप चेक करना चाहते हो इन एक्वस सॉल्यूशन इन, तो बेटा यू डायरेक्टली फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है. मैं बोलता हूं रिडक्शन पोटेंशियल क्या जो आइडिया था रिड्यूस होने की कितनी क्षमता है. सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, किस स्पीशी का है. फ्लोरीन. सुना यो अणु इलेक्ट्रॉन क्या कितना. सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है लीथियम का. वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है. समझो तो ना. रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब रिड्यूस होने की क्षमता, रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब हाँ ये याद. यहां देखो लीथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. ठीक है. ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, लेकिन फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. तो इसका मतलब फ्लोरीन रिड्यूस होना चाहता है और लिथियम ऑक्सीडाइज होना चाहता है. लेकिन अगर रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के देखें तो इसका लिथियम का -3 पॉइंट समथिंग वोल्ट्स. ठीक. फ्लोरीन का अगर देखें तो +4 पॉइंट समथिंग वोल्ट्स. ठीक. कंपेयर करो, जीता किसने, फ्लोरीन ने. फ्लोरीन रिड्यूस होता है. और अगर ऑक्सीडाइज होने की क्षमता बोलेंगे तो
कहाँ आस ना तेल मंजस इस जीरो वैल्यू उस पर आस सो कुछ यस शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन उसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है और बाकियों को उसी से कंपेयर किया जाता है समझ गए कि नहीं ओके छिपा वहाँ मुझे तो इलेक्ट्रो पोटेंशियल की बड़ी चीज पूछा फॉर एग्जांपल चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं एक प्रोसेस है मेरे पास ये मेटल सॉलिड गिव्स मेटल से 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कहीं समझ और सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स शाबाश H2 गैस ठीक है ना अगर ओवरऑल रिएक्शन देखी जाए तो क्या बनेगी फिर जरा बताओ मेटल सॉलिड है ना प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव या क्या बनेगा मेटल 2 पॉजिटिव मगर बिलेखित एक्वस ठीक है प्लस हाँ H2 मगर इसी गैस क्लियर छस उन्हें समझ से कोई मुझे पूछेगा तो जिगर मैं वन व्हाट इज द नेट एंथैल्पी चेंज टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन ठीक है हाउ डू वी कैलकुलेट द नेट एंथैल्पी चेंज शाबाश अब परमुता छूता बोर्न-हेबर साइकिल पढ़ा है 11th समझना बोर्न-हेबर क्या बना हाँ टोटल एनर्जी है डेल्टा एच टी अगर आपको नेट निकालने की कोशिश करनी तो बोर्न-हेबर साइकिल से मदद दो बोर्न-हेबर छुआना मतलब बोर्न-हेबर क्या छुआना शाबाश बोर्न-हेबर छुआना आपको आपका नेट प्रोडक्ट क्या है मेटल सॉलिड बन गया क्या मेटल 2 पॉजिटिव एक्वस यानी कि मेटल सॉलिड यूज छू ये बन गया मेटल 2 पॉजिटिव मगर एक्वस और इसी में आप एंथैल्पी चेंज देखना चाहते हो है ना तो आप ये बोलते हैं बोर्न-हेबर साइकिल छुआना तोड़ो इसको अपने अपने स्टेप्स पे ठीक है स्टेप क्या शू मेटल सॉलिड पहले इसको बनाना है ना बेट आपको क्या करना है मेटल 2 पॉजिटिव बनाना है ना मगर एक्वस गोडशा 2 पॉजिटिव खतर बनाऊनी स्पीशी पॉजिटिव मगर पॉजिटिव तब बनाते हैं जब आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं और आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी तब देते हैं जब मेटल पहले गैसोस स्टेट में आएगा है कि नहीं वो गोडशा तेली गैसोस स्टेट में कन्वर्ट करो मेटल गैस आपको एनर्जी लगी इधर सब्लिमेशन डेल्टा एच सब समझ रहे हो उसके बाद मेटल गैसोस तो बन गया इसके बाद क्या बनाना है इसको मेटल पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव मगर क्या गैस ही ये कौन सा एनर्जी लगे आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी कि नहीं और फिर मेटल 2 पॉजिटिव क्या बनाना है मेटल 2 पॉजिटिव एक्वस यानी कि पानी में आप डिसॉल्व कर रहे हो तो मुझे बताओ वहां पर कौन सी एनर्जी होती है पता है डेल्टा एच हाइड्रेशन समझ रहे हो तो डेल्टा एच टी जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज है सका बराबर बोर्न-हेबर क्या स्थिति बना सका बराबर शाबाश डेल्टा एच टी किसके बराबर है हाँ इट इज इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच या आयनाइजेशन प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या समझो तरह अब खुद बताओ मुझे देखनी है इस स्पीशी की स्टेबिलिटी पानी में तो मुझे बताओ वहां तक जाने के लिए अगर मुझे एनर्जी कम लग रही है तो सही ज्यादा स्टेबल कि कम स्टेबल ज्यादा स्टेबल समझो अगर मैं एनर्जी ज्यादा लगी तेरे तो कम स्टेबल बट रिमेंबर जो ये डेल्टा एच टी है ना it gives the idea about the reduction potential it is directly related to what reduction potential go बुरी काम चुप सुमाना अगर चुन delta ht चु कम then the stability of the oxygen state in aqueous solution is more but गुस्से बना जो ये delta ht है it gives the idea about what reduction potentials ये ठीक है तो मुझे बताओ अगर delta ht कम है reduction potential भी क्या है और आपको देखो तो क्या यहां देखो कॉपर और मैं लिख रहा हूं कॉपर पॉजिटिव ठीक और कॉपर पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल कितना 0.52 0.34 ठीक है 5432 हो जाए मुझे बताओ क्या मैं कह रहा हूं अगर डेल्टा एच टी कम है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ई रिडक्शन जैसे ई रिडक्शन थे कम योर्स वन डेल्टा एच टी कम स्टेबिलिटी तेरे साथ ई रिडक्शन कम स्टेबिलिटी ज्यादा तलावानी से वो बोला ना अभी वो क्या यथार्थ रिडक्शन पोटेंशियल कम तेरे से यह ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल देयरफॉर रिमेंबर these आर डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी क्लियर है कि नहीं समझ गए तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज पहले आप बोर्न-हेबर साइकिल से निकालें अगर वो कम है स्टेबिलिटी ज्यादा अगर वो ज्यादा है तो स्टेबिलिटी व्हिच मैं माने पे आता कॉपर चुना ये कॉपर पॉजिटिव मामा चाहिए स्टेबल
ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। कौन सा तरीका है इसके पास? कॉपर पॉजिटिव। इसके पास दो तरीके हैं स्टेबल होने के, या तो ये हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट। अच्छा जितना है सारा लूट ही लो, बेहतर की अगर बह हर दो वुचन अख इलेक्ट्रॉन मे गस दुख अलबत्त ब्याक नत ब्याक मिल वापस तो बन ये पे कह रिएक्शन वुचान जिसमें यही कॉपर पॉजिटिव होता है। ये बन गया होता है कॉपर 2 पॉजिटिव भी और वापस कॉपर 0 भी। ये क्या गई? ये गया ऑक्सीडेशन। ये क्या गई? ये ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिडॉक्स। हाँ पराठा हाँ पढ़ा है आपने। ये कौन सा रिएक्शन चला? पढ़ता नजर मेटल सॉलिड टू मेटल 2 पॉजिटिव क्या बना? ऑक्सीडेशन। सुना बना कि नीचे गई मुझे H पॉजिटिव मगर क्या बना? फिर क्या गया? ये कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन मगर ये कौन सा रिएक्शन है? यो ड्राई में उल्टा लफ्ज मेटल बनो मेटल 2 पॉजिटिव मगर ब्याक स्पीशीज सो वे रिड्यूस तो इट्स रिडॉक्स रिएक्शन। यत रिएक्शन क्या बना? यमस अकुई मेटल रिड्यूस तो गसान सोई गसान ऑक्सीडाइज सेल्फ बांग चोम। ओ हाँ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। हाँ? ये नहीं पढ़ा है प्लीज मैं बख्शू। याद क्या बना? डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो नहीं पोर्मुत केमिस्ट्री क्यों यार बचपन में पोर्मुत तो पढ़ू ना परस calculations to find oxygen state of a species? No. Redox reaction नहीं पढ़ा? ये पढ़ोसा? हमें भी पढ़ोता है disproportionate reactions। ये भी जो पानी किताब पर टेक्स्ट बुक पे लेफ्ट साइड से नीचे बना के है। चलो छोड़ो मत काट यार। इसमें एक ही स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो गई और वही ऐसी रिएक्शन जब होती होगी उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इच्छा रिडॉक्स रिएक्शन। मगर अच्छे ना हो पान तेल क्या फायदा हो? व्हाट इज एप्पल? सवाना इज फ्रूट। मगर अगर जमाने पर एप्पल इज बराबर जेनेरिक नेम्स भी तो वो चीज ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ एग्जैक्ट यार ठीक है। अगर वन दपन अगर चॉइस ते आस ना गोडनिच रिडॉक्स त्रेम इज डिस्प्रोपोर्शनेट त्रेम इज ऑल ऑफ दीस तो नन ऑफ दीस तो जी गोसन हमेश टू बी मोर प्रिसाइज इट इज दिस एवरी डिस्प्रोपोर्शनेट इज इटसेल्फ अ रिडॉक्स रिएक्शन but every redox is not disproportionate। समझ आती? मानसन टाज आम से पाक ये लिखो मुझे इधर लिखना करो पान है तो यार कितना अजीब इशू हाँ ना लेखन वाखन क्यों लेखो क्या एजा सर कैसे कर रहे थे? वो हम खुद लिखते हैं ना वो अच्छा हाय खुदा मुझे केमिस्ट्री में मगर प्रॉब्लम मैं लिखा था ही हूँ ये बना ये थ्योरी आज क्या है? वही लेगस में पान है electrode potentials are directly related to enthalpies ठीक है। electrode potentials are directly related to enthalpies and enthalpy of a process can be calculated from shabash Born-Haber cycle ठीक है। ये लिखते हैं Born-Haber cycle इस ये प्रोसेस फॉर अ प्रोसेस एग्जांपल ये प्रोसेस एक है इसके एंथैल्पी चेंज हमने यहां से निकाला और यहां पे फिर ये लिख लेना तो हो गया। ठीक है लिख क्या कौन सा प्रोसेस? Born-Haber एक क्या प्रोसेस है? मेटल सॉलिड गिव्स मेटल 2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन
हो गया? इसको पॉज कर लो। अच्छा, इसको पॉज करना। रिज्यूम। अगला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट्स की बात करनी पड़ेगी। एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑब्वियसली तभी आ जाते हैं जब आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या आसान बराबर, जिस तरह से हमने कलर फॉर्मेशन कहा, हमने कहा कलर स्टेली एटलीस्ट प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, होना कि ना? बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मोशन जो है वो दो चीजें दिखाती है। इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो होती है इसमें दो मसले हैं। या तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिखाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिखाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिलता है। ठीक है, जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसकी वजह से पर्टिकुलर ओरिएंटेशन आप देखते हो, इलेक्ट्रॉन किस ओरिएंटेशन में। ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओरिएंटेशन। लेकिन रिमेंबर, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। ये क्लियर था? एंड आपको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक स्पिन म्यू एस गिवन बाय, शाबाश, किसी को इक्वेशन याद है? स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट तो एग्जाम कर दो, n into n plus where n is the number of unpaired electrons। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी कि कम से कम कैसा सुन आप तेलिश ना मोमेंट। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम 3 पॉजिटिव या जिंक 2 पॉजिटिव, इन सब के पास आप देखो, इसके पास 3d 0 है, 4s 0 है, ये कैसे मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड, इसमें d है ही नहीं पहले। अच्छा, जिंक 2 पॉजिटिव, इसमें देखो 3d है 10, 4s क्या छू 0। इफेक्टिवली ये मगर डी सारी क्या पेयर्ड अनपेयर्ड ना ये दस मैग्नेटिक मोमेंट ना ये दस मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हम कि मैंगनीज 2 पॉजिटिव, ठीक है, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर क्या है 25 में से 2 निकालो तो कितने बच गए 23। आर्गन के 18 अलग कर दो, कितने बच गए 5। अच्छा, इस पर 3d5 4s 0, समझो तरह कितने अनपेयर्ड। एंड याद रखो अमंग ऑल द डाइवैलेंट आयंस, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सबको 2 पॉजिटिव कर दो, मैंगनीज का मैग्नेटिक मोमेंट मैक्सिमम है कितना 5.9। ठीक है, अगर तुझे क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 2 पॉजिटिव का मतलब 22 ही है। 22 में से 18 काट दो तो कितने बच गए 4, तो 6 ना 3d4 ही में। अच्छा, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 4, या इस पर ढकने भाई क्या 18 और 3d4 4s 0, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होगा कितना, इट इज 4.8। आप कैसे मैग्नेटिक मोमेंट्स मेजर करते हो, इसका यूनिट क्या है, कोई बता सकते हैं? शाबाश, बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन की इक्वेशन ना, remember it is EH divided by 4 pi mc, but in CGS system। लेकिन अगर आपको ऐसे सिस्टम में लेना है then it is EH divided by 4 pi mu, c should लेफुन तेमीज, ये वैल्यू आ जाएगा बराबर है कितना, इसका वैल्यू कोई बताएगा? 1 बोहर मैग्नेट्रॉन it is equal to 9.27 into 10 raised per minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसी मोशन करान क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, क्या पर था नजर? इलेक्ट्रॉनिक मोशन क्लॉकवाइज है, तो कौन सा पोल जनरेट होता है साउथ पोल। मगर यो इलेक्ट्रॉन इसी ऊपर विचकाना पर
तेमस खतर पक नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज वाला बंदा जब देखेगा तो उसके लिए कौन सा पोल जनरेट हो गया? नॉर्थ पोल। तो अब देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट होता था, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसका वैल्यू कितना होता है? m कितना? IA सुना सा। फिर n टाइम्स अगर करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पे आएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आपने पढ़ा होगा शायद। चलो ठीक मैं में वन मैं वन यु जथी अख इलेक्ट्रॉन पकान यह नॉर्थ बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव अकेला रह सकता है आइसोलेशन में, नेगेटिव चार्ज अकेला, लेकिन जो आपका नॉर्थ पोल अकेला कभी नहीं होगा, साउथ पोल कभी भी अकेला। उनकी बर्चियत का एक्सप्लेन, इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा एक साइड से साउथ पोल बनेगा लेकिन दूसरी साइड से बन गए ना इकट्ठे, हमेशा पोल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए हमने फिर वो जब मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा है, मैं ना गॉस's लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, इंटीग्रल B डॉट ds कितना बोला? इंटीग्रल B डॉट ds 0 क्या इसकी नॉर्थ पोल से हमेशा साउथ पोल से आसान, जितनी फील्ड नॉर्थ की वजह से बाहर आ गई लाइंस उतनी साउथ की वजह से, ठीक है ना। तो जनरली मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है दैट इज गिवन बाय m I into A, current into area of the cross section। ठीक है। अच्छा कुछ पॉइंट्स लिखो इसमें तो बस। So presence of at least one ampere electron is must for magnetic moment, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोशन फिर ये आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा बेहतर जब ब्याह करता यार आयरन कोबाल्ट एंड निकल, अच्छा ठीक, दे आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। काम है फेरोमैग्नेटिक क्या हो? हाँ क्या परमानेंट मैग्नेट से? आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा? ट्रांसफार्मर मैंने सॉफ्ट आयरन कोर लगाया था, सॉफ्ट आयरन कोर वन में इट इज फेरोमैग्नेटिक इमेज। क्या इसकी थी में तो इसको लूप आखायो, एक खूबसूरत लूप मैंने आपको दिखाया था, ये वाला लूप कुछ ऐसा था। हिस्टेरेसिस इसमें रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा है, हाँ ये रिटेन करता है मैग्नेटिक फील्ड जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो भी करते हो, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड को जो इसने रिटेन किया होगा उसको खत्म करने के लिए इधर पे लाना है ना इसको वापस ग्रैब, तो आपको बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा, और जो हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोसर्विटी। रिटेंटिविटी इसने कितना रखा अपने में जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो कर दिया, और ये जो है ये वाला हिस्सा दिस इज कॉल्ड एज कोसर्विटी। क्यों तो है ना याद ही, दिस इज रिटेंटिविटी। इसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड जिसे रखा आपने में, या इसको बोलते हैं रेमिनेंस। और सुनो मेरी बात, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हो ना तब सुनो तो पोलैरिटी चेंज करा, तो क्या है ऐसा देखो समझना मेरी बात, जब आपने एक साइड से पॉजिटिव दिया दूसरी साइड से नेगेटिव दिया, वहां सपोज करो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया, मगर हमेशा ये क्षमता आसान ये थोड़ा टाइम के लिए अभी भी मैग्नेटाइज्ड रहेगा, और कितना रहेगा उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। कैसे बना? या इसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, इसे में रिजाइड करना, या इसको बोलते हैं रेमिनेंस, ठीक। लेकिन पर पोलैरिटी चेंज करा अब जो आप पोलैरिटी रिवर्स करोगे उसकी वजह से ऑलरेडी एग्जिस्टेंट को अपोजिट डायरेक्शन में आप लाना, लेकिन पहले वो जीरो हो जाएगा ना, तो जीरो देने के लिए आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में कितना देना पड़ेगा? वो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? वो कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जल्दी पोलैरिटी चेंज कराना चाहते हो। अल्लाह तो इसमें पाई काफी मैंने जब मैंने आपको एडीज करंट पढ़ा है तभी बोल हिस्टेरेसिस लूप अफसोस की बात बट गोल मेन का इतना इसके सपोज पॉजिटिव नेगेटिव, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड खत्म किया, अभी भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटाइज्ड प्रॉपर्टी, ठीक। मगर बुझे जैसा ये को स्विच पड़ेगा, मगर इसको पहले जीरो पे आना है ना, तो इसको यहां से लेकर जीरो तक लाने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा?
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सो गए बे एनर्जी मगर सो एनर्जी कत पतमी नख वालनस सह गो ज्यादा सह कम यानी कि कोसर्विटी क्या अमिश ग्राफ सॉफ्ट आयरन कोर का ऐसे है और इसीलिए इस ग्राफ की वजह से हम सॉफ्ट आयरन कोर ही इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह ठीक है अगर स्टील वो स्टील सो हर सिमट अकी बाहर सो अकी स्टील ग्राफ वो वन तो पान रिटेंटिविटी क्या कम ना कम यानी कि यह पानस में जज्ब कर मैग्नेटिक फील्ड गई प्रॉब्लम सो पता युथि सह जज्ब रिवर्स कर डायरेक्शन तथ खतर कूत पे खर्च ज्यादा कर इस्तेमाल and entrance which of the following two graphs is suited for soft iron core या electromagnets या transformer या core किसका बनना चाहिए तो इस पर अकल से सिलेक्ट करो रिमेंबर रिटेंटिविटी होनी चाहिए कोसर्विटी क्या होनी चाहिए अब जाकर वो मटेरियल आपका वो आपको आइडियल मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पानस में बर्दाश्त कराना वो खींचता है उनको स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड ठीक है अदरवाइज फील्ड लाइंस जाया हो सकती है जो ना पैदा हो रही होगी उनको पकड़ने के लिए हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं विच इज सॉफ्ट आयरन कोर ठीक है मैंने वही कहा मैं मानता ही आयरन कोबाल्ट निकल दे आर फेरोमैग्नेटिक इन नेचर इनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा आ जाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं ठीक है जब वो वाले हैं स्कैंडियम जिंक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर अब अगर कम ज्यादा होंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दरमियानी जिन क्या आ सकते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ठीक है तो डाया पैरा एंड फेरो आप अच्छे वारिया केमिस्ट्री में आपने इससे ज्यादा पढ़ा है एंटी फेरो पढ़ू फेरी मैग्नेटिक छु पढ़ू तो वही केमिस्ट्री थी ये मैं से पता तो या खबर क्या से पढ़ा कोई भी लिखूं मैं जल्दी किस चैप्टर हां सॉलिड्स ये सॉलिड पढ़ू सुच बना इसके बोल अतः सॉलिड्स में आपने पढ़ा होगा एंटीफेरो मटेरियल्स बाय ये क्या लो बैटरी